जी स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है लॉजिकल एजेंट्स। हम पहले पढ़ के आए हैं कि कैसे हमारे कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम्स काम करते हैं। हमने ये भी देखा कि हमारी जो सर्चिंग टेक्निक्स हैं वो कैसे काम करती हैं। ये जो लॉजिकल एजेंट्स वाला चैप्टर है, ये दरअसल आपने नाम सुना होगा लॉजिक्स का। लॉजिक्स, जहाँ पे भी हमारे पास लॉजिक्स आते हैं, आपने डीएलडी में भी देखा होगा या इवन कि आपने डिस्क्रीट मैथ में भी देखा होगा, जहाँ पे भी लॉजिक आएंगे इसका मतलब होता है ज़ीरो और वन, या सिंपली हम ये भी कह देते हैं कि देयर इज़ समथिंग ट्रू और फॉल्स। सो हमारे पास ये जो लॉजिकल एजेंट वाला चैप्टर है, ये सॉर्ट ऑफ लाइक देयर इज़ समथिंग लाइक एजेंट, मतलब एजेंट्स हमने पढ़े थे, मतलब एक ऐसा एजेंट है, इंटेलिजेंट एजेंट है जो लॉजिक्स पे काम करेगा। मतलब या वो ट्रू और फॉल्स को परसीव करते हुए कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करेगा। जब भी हमारे पास कोई वर्ड कम्प्लेक्स हो जाती है, जैसे कि हम यहाँ पे देख भी रहे हैं, प्रॉपर आपकी जो बुक में बताया गया है कि जब आपके पास कम्प्लेक्स वर्ड्स में आप चले जाते हो तो हम कोई ऐसा मैकेनिज़्म ड्राइव करते हैं, कोई ऐसा तरीक़ाकार ड्राइव करते हैं जिससे कम्प्लेक्स क्यूरीज की जाए। कम्प्लेक्स क्यूरीज से मुराद मतलब इंफॉर्मेशन दर इंफॉर्मेशन से आप इन नई इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते जाओ। सो जहाँ पे भी ये लॉजिक्स की बात आएगी, यहाँ पे हम बात करते होते हैं रीजनिंग की भी। रीजनिंग होती क्या है, मतलब जैसे कि मैं आपको ये कहता हूँ कि अगर आप नॉर्मल अपने डिस्क्रीट मैथ में भी एक एग्जांपल देखते हो कि इफ़ देयर इज़ रेन आउटसाइड, if there is rain outside then you should take your umbrella with you। ओके, अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमने एक स्टेटमेंट बताई कि इफ़ इट इज़ रेनिंग, अगर वो स्टेटमेंट ट्रू है तो उसकी बेस के ऊपर हमने कोई कंक्लूजन ड्रॉ करनी है, मतलब कोई रीज़न जनरेट करनी है कि हम एम्ब्रेला को साथ रखेंगे, द सेकंड वन। और ये जो रीजनिंग सिस्टम होता है, ये दरअसल हमारे पास एक ऐसा प्रोसीजर होता है जो कि नॉलेज को बार बार उसके इंटरनल रिप्रेजेंटेशन कर रहा होता है। सो मैं इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा कि ये लॉजिक्स क्या होते हैं, ये आप ऑलरेडी पढ़ के भी आए हो और आपको पता होगा कि ये लॉजिक्स कैसे काम करते हैं ट्रू और फॉल्स की बेस पे। आपने कई तरह के ट्रुथ टेबल्स भी देखे होंगे, आपने कई तरह के लॉजिकल कनेक्टिव्स भी देखे होंगे, जिसमें कंजंक्शन, डिसजंक्शन, निगेशन एंड सॉर्ट ऑफ लाइक दिस। आप दो स्टेटमेंट्स को आपस में जोड़ते थे इन लॉजिकल कनेक्टिव्स के थ्रू, और फिर आप एक नई इंफॉर्मेशन ड्रॉ करते थे। यही काम अगर एज अ ह्यूमन हमारे करने की बजाय कोई ऐसा एजेंट परफॉर्म करे तो हम उसको लॉजिकल एजेंट कहेंगे। मतलब इसकी एग्जांपल अगर बहुत ही सिंपल एग्जांपल दी जाए तो वो ये होगी कि 90s में एक इन्होंने बनाया था एक्सपर्ट सिस्टम। वो एक्सपर्ट सिस्टम क्या था, वो एक ऐसा बोर्ड था जो कि पेशेंट से उसकी हिस्ट्री पूछता था कि आपको फ्लू है, आपको ये प्रॉब्लम है, आपको ये प्रॉब्लम है, और उसकी बेस के ऊपर वो रिकमेंड करता जाता था, और लास्ट पे वो डायग्नोज कर देता था कि आपको ये वाली प्रॉब्लम है, सो आप ये वाली मेडिसिन लें तो आप ठीक हो जाएंगे। अब ये क्या था, ये था कि हमारे पास लॉजिक्स की बेस के ऊपर कोई ना कोई इन्फेरेंस ड्रॉ करना, मतलब कोई नई इंफॉर्मेशन या कोई कंक्लूजन ड्रॉ करना। सो वो भी एक तरह से हमारे पास एक लॉजिकल एजेंट ही था। सो ये जो लॉजिक्स वाले एजेंट्स होते हैं, ये हमेशा नॉलेज बेस एजेंट्स इनको कहते हैं। मतलब इनमें कोई ना कोई नॉलेज होता है जिसको इंटरप्रेट करना होता है, या आप उस किसी टास्क के रिलेटेड नॉलेज होता है, और ये उस नॉलेज को प्रोसेस करते हैं, उसके ऊपर लॉजिकल कनेक्टिव्स अप्लाई करते हैं, और उससे कोई इन्फेरेंस ड्रॉ करते हैं, और फिर कोई कंक्लूजन बन जाती है। ये कंक्लूजन ड्यूरिंग द एनवायरनमेंट चेंज भी हो सकती है। सो ये अपने नॉलेज बेस को बार बार अपडेट करते रहते हैं। ये नॉलेज बेस इज व्हाट इज नॉलेज बेस? नॉलेज बेस इज जस्ट सॉर्ट ऑफ लाइक अ रिपोजिटरी,
repository of the actions that can be accomplished by the certain agent. So this is the knowledge base. So let's talk के इसके लिए ना वैसे हमारे पास कई तरह के, अच्छा इसके लिए हमारे पास दो तरह के वेज होते हैं कि हम कोई ना कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर सकें। एक जो तरीकाकार है वो है प्रोपोजिशनल लॉजिक। प्रोपोजिशनल लॉजिक जो कि हम ऊपर डिस्कस भी करके आए हैं। एक छोटी सी मैंने आपको एग्जांपल भी दी कि फॉर एग्जांपल यू हैव टू टेक योर एम्ब्रेला विद यू इन केस इफ इट इज रेनिंग आउटसाइड। अब ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये जो दो स्टेटमेंट्स मैंने दी हैं कि इफ इट इज रेनिंग आउटसाइड, ये क्या है? ये हमारे पास एक प्रोपोजिशन है। प्रोपोजिशन लॉजिक मतलब कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ ऐसे सेंटेंसेस, उनको हमने लॉजिकली एवेल्युएट करना होता है। फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक इज समथिंग एल्स। ये हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि ये क्या होता है। सो इस केस में हम जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रोपोजिशनल लॉजिक। मतलब इस चैप्टर में हमारा टोटली फोकस ये होगा कि हम प्रोपोजिशनल लॉजिक की बेस के ऊपर अब हमारा लॉजिकल एजेंट काम कैसे करता है ये देखें। अच्छा, अब एक चीज़ होती है नॉलेज बेस्ड एजेंट। क्योंकि आपको मैंने बताया कि ये जितने भी ये लॉजिकल एजेंट्स होते हैं, ये इनके पास नॉलेज होगा तो ये काम करेंगे। मतलब किसी चीज़ के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन है, देन वी वुड बी एबल टू इंटरप्रेट द कंक्लूजन or interpret that particular information in order to draw the certain conclusion. So knowledge base is what? Knowledge base is nothing more than sentences. There are number of sentences. अगर हम टेक्निकल टर्म में कहें तो ये sentences, तो ये knowledge base होगा, और अगर नॉर्मल टर्म में मैं आपको कहूँ तो ये sentences होंगे। ओके, सो इन सेंटेंसेस को हमने किसी न किसी वे से इंटरप्रेट करना होता है या सिस्टम में रिप्रेजेंट करना होता है दिस वन। और इनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो तरीकाकार हम यूज करते हैं उसको कहते हैं नॉलेज रिप्रेजेंटेशन लैंग्वेज। समटाइम ये भी होता है कि हम अपने इन सेंटेंसेस को किसी एक्सियम्स के थ्रू हम इंटरप्रेट कर देते हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये प्रैक्टिकली हम आगे चल के देखने लगे। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ भी होती है कि मैंने आपको पहले बताया भी है शायद, कि नॉलेज से कोई ना कोई इन्फेरेंस बनाया जाता है। मतलब जब नॉलेज बेस के ऊपर कोई ना कोई लॉजिकल ऑपरेशन अप्लाई किया जाएगा तो उससे कोई ना कोई वैलिड इंफॉर्मेशन ड्रॉ होगी। मतलब कोई फ्रॉम प्रीवियस इंफॉर्मेशन से कोई नई इंफॉर्मेशन ड्रा करने के अमल को हम इन्फेरेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हियर इट इज क्लियरली रिटन दैट ड्राइविंग अ न्यू सेंटेंसेस फ्रॉम ओल्ड sentences sort of like an information. So this is what we call knowledge based agent. मतलब वो वाला एजेंट जो इस बेस पे काम करेगा वो नॉलेज बेस्ड होगा। अच्छा, आप अभी तक कई तरह की ना प्रोग्रामिंग करते भी आए हो, नॉलेज बेस्ड प्रोग्रामिंग। फॉर एग्जांपल कौन सी? वो ये वाली कि जैसे आप लोगों ने किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इफ एल्स की स्टेटमेंट लगाई होगी। अगर आप पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देखो तो उनमें यही वाली स्टेटमेंट इफ देन भी होती थी, जैसे पास्कल और कोबोल और समथिंग लाइक दिस। आजकल की मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास इफ एल्स बन गई है। सो हम जब इफ एल्स लगाते हैं तो हम असल में नॉलेज को टेस्ट कर रहे होते हैं, और दरअसल ये जो लॉजिकल एजेंट होता है ये नॉलेज को ये इफ देन की बेस के ऊपर ही ये टेस्ट कर रहा होता है। मतलब इफ दिस देन दिस। और अब बात यहाँ पे सोचने की ये है कि अगर हमारे पास नॉलेज बहुत ज़्यादा हो, इतना मैसिव लेवल का नॉलेज हो कि मैं आपको कहता हूँ कि 100+ सेंटेंसेस हैं, 100+ सेंटेंसेस हैं, तो उन तमाम सेंटेंसेस को अगर हमने इंटरप्रेट करना हो इफ देन के थ्रू, तो आई थिंक इट वुड बी क्वाइट डिफिकल्ट। जैसे कि हमारे पास कोई 8 से 10 वेरिएबल्स हों
और मैं आपको ये कहूँ कि उन तमाम वेरिएबल्स के ऊपर मुझे लगा के दो इफ़ देन, तो मेरा और हर एक की अपनी डिपेंडेंसी भी हो, तो शायद ये बहुत ज़्यादा लाइन ऑफ कोड्स लिखने पड़ेंगे। सो इस चीज़ को इंटरप्रेट करने के लिए कंप्यूटर में कई तरह की लैंग्वेजेस भी बनाई गई हैं, जैसे कि प्रोलॉग प्रोग्रामिंग लॉजिक या लॉजिकल प्रोग्रामिंग। इस लैंग्वेज में सिंपल आप लॉजिक बेस्ड इफ एल्स को डायरेक्ट लिख देते हो ट्रू फॉल्स की बेस में। सो ये जो लॉजिकल एजेंट होता है, ये हमारे पास कुछ इस तरह इसकी कुछ स्क्रिप्टिंग होगी कि मतलब ये परसीव करेगा और परसीव करने के बाद कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करेगा, और इसमें एक परसिस्टेंट के भी नॉलेज बेस होता है। सो अगर हम उस एक्शन को कोई ना कोई उससे आउटपुट लेना चाह रहे हैं कि क्या ये एक्शन लेना है या नहीं लेना, तो फिर हम वही इफ देन वाली स्टेटमेंट लगाते जाते हैं और एक इंक्रीमेंट करते जाते हैं। सो दिस वाज द लॉजिकल एजेंट। अच्छा, यहाँ पे लॉजिकल एजेंट की ना एक एग्जाम्पल दी गई है, सिंगल एग्जाम्पल है लॉजिकल एजेंट की। ये एग्जाम्पल समझाने से पहले ना थोड़ा सा मैं आपको ना एक हिंट दूंगा। आपने ना एक गेम खेली होगी, वो गेम कुछ इस तरह की होती थी कि हमारे पास एक ग्रिड होता था और उस ग्रिड के ऊपर हमने क्या करना होता था, उस ग्रिड पे लाइक दिस, हमारे पास कुछ इस तरह का ग्रिड था, दिस वन। हमने उस ग्रिड पे एक नंबर को ओपन करना होता था। हम जैसे ही उस नंबर को ओपन करते थे, हमें पता चल जाता था कि क्या यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब हमें क्लू मिलता था कि पॉसिबली नेक्स्ट क्या होगा, पॉसिबली नेक्स्ट क्या होगा। उस गेम का मेरे ज़हन में नाम नहीं आ रहा, वो नॉर्मली ये विंडोज़ में पहले आती होती थी वो गेम। अब यहाँ पे भी ये वाला जो वम्पस वर्ड है उस गेम का आपको आ जाएगा, यहाँ पे ना क्लियर हो जाएगा वो गेम कैसे काम करती थी। यहाँ पे आपको वैसे उस गेम के रिलेटेड ही चीज़ें कुछ मिलेंगी। ये दरअसल वही वाली गेम है। एक आपको एनवायरनमेंट दिया गया है, उस एनवायरनमेंट को हमने कह दिया है वम्पस वर्ल्ड। मतलब हमारे पास एक इस तरह का एक वम्पस वर्ल्ड है, मतलब एक ऐसे हमारा पास ग्रिड है जिसमें छोटे छोटे रूम्स बने हुए हैं, लाइक दिस वन इज़ योर रूम 1, दिस इज़ योर रूम 2, 3, 4 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और क्योंकि ये स्क्वायर ग्रिड है, सो हमारे पास हर एक रूम का सेपरेटली उसकी आइडेंटिफिकेशन होगी। मतलब ये रूम 1 1, ये वाला रूम 1 2, 1 ये वाला और 2 ये वाला। सो इस गेम की थोड़ी सी मैं आपको स्ट्रेटजी समझा देता हूँ कि ये गेम है क्या। मतलब हमारे पास एक एजेंट है। एजेंट कौन सा? ये वाला एजेंट, दिस इज आवर एजेंट। ये जहां पे आपको स्टार्ट लिखा नजर आ रहा है, ये हमारे पास एक एजेंट है। इस एजेंट ने मूव करना है इस तमाम के तमाम वम्पस वर्ल्ड में, और इसने पहुंचना कहां तक है? इसने गोल्ड को डिग करना है। आपको यहाँ पे गोल्ड नजर आ रहा होगा यहाँ पे, और ये वाला जो गोल्ड है, इस गोल्ड तक इसने पहुंचना है और इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। मतलब ये डायरेक्टली ऐसे मूव नहीं कर सकता। अगर ये इधर से इस तरफ जाएगा तो यहाँ पे आपको पिट्स भी नजर आ रही हैं, दिस वन एंड दिस वन। यहाँ पे आपको एक वम्पस भी नजर आ रहा है। ये हमारे पास वम्पस है, सॉर्ट ऑफ लाइक अ मॉन्स्टर। अब यहाँ पे आप मूव करोगे, मतलब आपका जो एजेंट है वो एट अ टाइम किसी भी तरफ मूव कर सकता है 1 स्टेप। सो हम जिस तरफ भी मूव करेंगे, अगर मैं यहाँ से इस तरफ जाऊंगा तो मेरे पास यहाँ से जो पिट, मतलब जो यहाँ पे एक पिट बनी हुई थी, उस पिट की जो ब्रीज है, मतलब उसमें से एक स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, जो कि बिल्कुल एडजेसेंट रूम्स में फील की जा सकती है, लाइक दिस वन एंड दिस वन। इन 3 रूम्स में फील की जा सकती थी। और अगर मैं ये देखूं कि यहाँ पे मॉन्स्टर था,
मॉन्स्टर के केस में भी यही है, जहाँ पे मॉन्स्टर होगा वहाँ के उसके एडजेसेंट रूम्स में स्टेंच फील की जा सकती है. इट वुड ऑल्सो बी लाइक ऑफ अ वॉइस और समथिंग लाइक दिस. मतलब मॉन्स्टर अगर रोअर करता है और देयर इज समथिंग लाइक कि इसकी कोई स्मेल ही होगी या ऑडियो यू कैन से. सो वो भी आपको एग्जैक्टली एडजेसेंट जो रूम्स हैं वहाँ पे देखी जा सकती है. और जहाँ जहाँ पे पिट होगी उसके एग्जैक्टली एडजेसेंट पिक्सल्स के अंदर आपको डेफिनेटली ब्रीज होगी. ब्रीज मतलब वहाँ पे हमें पता चलेगा कि देयर इज समथिंग लाइक पिट इन एडजेसेंट रूम. सो ये इसका रूल है. अब हमने वो ये क्योंकि एक लॉजिकल एजेंट है, हमने इस गोल्ड तक पहुंचना है और इस तरह पहुंचना है कि हम अगर एक रूम में जाते हैं तो उस रूम से आगे हमें ये पता चले कि फर्दर क्या हम आगे मूव करना चाहिए कि नहीं मूव करना चाहिए. सॉर्ट ऑफ लाइक अ क्लू. सो ये यहाँ पे सारी डिटेल जो मैंने आपको बताई है वो आपको याद होगा, हमने एक पीस इन्वायरमेंट पढ़ा था. सो इन्वायरमेंट में हमने देखा था कि कैसे हमारे पास एक एजेंट के ऊपर पीस इन्वायरमेंट काम कर रहा होता है, मतलब परफॉर्मेंस, एवेल्यूएशन, एक्चुएटर और सेंसर्स. सो यहाँ पे आप ये समझो कि हमारे पास परफॉर्मेंस मैयर ये वाली होगी, +1000 फॉर क्लिम्बिंग आउट द केव विद गोल्ड. मतलब अगर हम गोल्ड तक पहुंच जाते हैं तो हमारे पास +1000 पॉइंट्स हमें मिल गए. और अगर हम किसी पिट में या किसी गड्ढे में गिर जाते हैं तो उसकी वजह से हमें -1000 बेयर करना पड़ेगा. या हमें कोई वम्पस जो कि किसी भी वहां पे रूम में होगा, अगर वो हमें खा लेता है या वो हम पे अटैक कर देता है, उसके रिलेटेड भी हमारे पास -1000 ही होगा. और -1 फॉर ईच एक्शन टेकन एंड -10 फॉर यूजिंग अप द एरो. मतलब हमने अपना रिवॉर्ड बढ़ाना है. सो हमें अपने जो एजेंट है इसको बचाना भी है. सेकेंडली हमारे पास जो इन्वायरमेंट है वो 4x4 का ग्रिड है, वो हम अभी देख के आए हैं. हम समझ लो कि हमारे पास इस वक्त जो सिनेरियो है उस सिनेरियो में पहुंचना गोल्ड तक है इस 4x4 के ग्रिड में. और मैंने आपको ये भी बताया है कि ग्रिड में हर एक रूम को हमने कैसे डिपिक्ट करना है. अब जरा देखो कि हमारे पास कुछ एक्चुएटर्स हैं. एक्चुएटर्स वो याद करो हमारे पास पीस इन्वायरमेंट में होते थे कि जो आपका एजेंट है वो मूव कर सकता है किसी भी तरफ, मतलब जो उसको एक्चुएट करेगा, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में टर्न लेफ्ट बाय 90 डिग्री, टर्न राइट बाय 90 डिग्री. ये 3 मूव्स हैं जो आपका एजेंट ले सकता है. और वो कौन करेगा? वो हमारे पास हमारा एक्चुएटर करेगा. अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक्चुएटर्स के बाद जो होता है वो है सेंसर. अब ये सेंसर जो हैं ये भी सॉर्ट ऑफ लाइक हमारे पास क्या काम करेंगे कि ये सेंस करेंगे. जब भी हम वम्पस वर्ड में होंगे या वो एक वर्ड कंप्लीट एक 4x4 डायगोनल मैट्रिक्स होगा, जब हम उसमें होंगे तो ये सेंस करेगा. अब ये सेंस क्या करेगा? अगर एक स्क्वायर में जो कि एडजेसेंट होगा वम्पस के, वहाँ पे वम्पस की कोई ना कोई स्मेल आ रही होगी जिसको हम स्टेंच कह के आए. ये सेंसर जो स्टेंच को परसीव करेंगे. और ये याद रखना है ये कभी भी डायगोनली नहीं आएगी बल्कि एडजेसेंट होगी. सीम्स लाइक कि अगर हमारे पास यहाँ पे वम्पस है तो यहाँ पे स्मेल फील होगी, यहाँ पे होगी, यहाँ पे नहीं होगी. और इसी तरह अगर हमारे पास स्क्वायर डायरेक्टली एडजेसेंट पिट हो तो वहाँ पे हमारे पास ब्रीज हमें फील होगी. और अगर हमारे पास डायरेक्टली एडजेसेंट कोई ग्लिटर यानी कि गोल्ड हो तो उसके रिलेटेड हमें कोई ना कोई ग्लिटर फील होगा. मतलब एक सेंसर ऐसा भी होगा जो इसे परसीव करेगा. और अगर आपका एजेंट बम्प करता है वॉल में तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे
बम्प मतलब बम्प सेंसर काम करेगा। और जब आपका वम्पस किल्ड हो जाएगा और वहाँ से कोई ना कोई कुछ एमिट होगा तो उसको फील करने के लिए भी एक स्क्रीन सेंसर लगा होगा। सो ये तमाम सेंसर किसी भी पॉइंट के ऊपर ये 5 सेंसर काम करेंगे, तब हम कोई ना कोई एक्शन लेंगे कि हमें किस तरफ जाना है। अब यहाँ पे ये जो परसेप्ट्स है हमारे पास एजेंट प्रोग्राम का, इसमें हमारे पास 5 सिंबल्स होंगे। वो कौन कौन से सिंबल्स होंगे? वो सिंबल्स हमारे पास जो हम अभी डिस्कस करके आए हैं, स्टेंच, ब्रीज, सॉर्ट ऑफ लाइक दिस। मतलब ये 5 में से एट अ टाइम हो सकता है कि पांचों के पांचों ऑन हो और हो सकता है कि कोई एक ऑन हो, ये डिपेंड करता है उस एनवायरनमेंट पे। सो अब हम अगर इसको यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट लेता हूँ और स्टार्ट लेते हुए हम ये कहते हैं कि हमारा जो वम्पस वर्ड था, आप ये थ्योरी एक दफ़ा देख लेना, और मैं यहाँ से इसको स्टार्ट लेता हूँ कि जो हमारे पास पहला परसेप्ट था वो ये था, नन 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 एंड नन। मतलब हमारे पास यहाँ पे 1 1 पे, वेन एवर वी आर एट द 1 1, वहाँ पे इस रूम में हमारे पास कोई भी परसेप्ट सेंसर काम नहीं कर रहा। मतलब वी आर परसीविंग नथिंग। सो इस चीज से एजेंट कंक्लूड कर सकता है कि दैट इट्स नेबरिंग स्क्वायर 1 2 एंड 2 1 आर फ्री ऑफ डेंजर। सो आपका जो एजेंट होगा ये यहाँ से परसीव करेगा कि 2 1 एंड 1 2, मतलब ये 1 2 और ये हमारे पास 2 1, ये दोनों क्या हो गए, ये हमारे पास टोटली फ्री हैं। मतलब इनमें कुछ भी नहीं है, यहाँ पे रह के ये परसीव किया जा सकता है। क्योंकि अगर यहाँ पे पिट होती तो डेफिनेटली यहाँ पे स्मेल आनी थी। अच्छा, इससे पहले इस वर्ड को आप यहाँ पे, उसी को मैं यहाँ पे डिपिक्ट इन्होंने किया हुआ है। इसमें क्या है कि तमाम की तमाम वैल्यूज़ जिस वक्त हम यहाँ पे थे, हम कह सकते हैं कि इट इज़ ओके। हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ ओके। ये कब की बात है? जब हम यहाँ पे खड़े थे 1 1 पे। अब हम यहाँ पे 2 1 पे भी जा सकते हैं, 1 2 पे भी जा सकते हैं। मतलब ये हमारे पास y है और ये हमारे पास x है, दिस वन। सो अब आप किस तरफ मूव करोगे, आपकी अपनी मर्जी है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरफ मूव कर जाता हूं, यहाँ पे, ये यहाँ पे क्लियरली बताया भी गया है। अगर आप इसकी थ्योरी पढ़ोगे तो आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा कि हम यहाँ पे इस तरफ मूव कर गए। और जब हम इस तरफ मूव कर गए तो यहाँ पे मूव करते हुए यहाँ पे हमें ब्रीज किस परसीव होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास एडजेसेंट में पिट है, और पिट की वजह से मैंने आपको बताया था कि जो डायरेक्टली एडजेसेंट हमारे पास होंगे वहाँ पे डेफिनेटली है ब्रीज होगी, जो कि यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। सो हम यहाँ से मूव करके यहाँ पे जब आए तो यहाँ पे हमें ये तमाम के तमाम नोटेशंस लिखी हुई हैं, ये वाली, हम इनको शॉर्ट वर्ड से डिस्क्राइब करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे B, जैसे कि ब्रीज को मैंने B से डिनोट कर दिया, एजेंट जिस सेल में है उसको A से डिनोट कर दिया, और जहाँ पे हमारे पास स्टेंच होगी उसको S से, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो अब मैं यहाँ पे, जब यहाँ पे था तो क्योंकि मैं यहाँ पे ब्रीज एजेंट को मिल रही थी, सो मैंने यहाँ पे एजेंट इस वक्त यहाँ पे है और यहाँ पे इस वक्त ब्रीज जो है वो परसीव की जा सकती है। लेकिन इस सेल में कुछ नहीं है, इस रूम में कुछ नहीं है, सो मैंने इसको ओके कर दिया कि देयर इज नो डेंजर इन दिस रूम, इन रूम 2 1। लेकिन अब आप यहाँ पे ये देखो कि यहाँ पे हमारे पास डेंजर है। डेंजर इन द सेंस के क्योंकि यहाँ पे ब्रीज है, परसीव हो रही है, इट मीन्स कि हम यहाँ से इस तरफ मूव करेंगे तो हो सकता है यहाँ पे पिट हो, या हो सकता है इसके ऊपर एडजेसेंट पिट हो।
मतलब इसके एडजेसेंट 2 ही बन रहे हैं, या 2 2 या 3 1। वापस हम नहीं कह सकते कि वहां पे पिट होगी क्योंकि वहां से हम आए हैं। इस केस में अगर देखा जाए तो ये हमारे पास ये चीज यहां पे अब मैंने यहां पे ये ड्रॉ कर दिया कि देयर माइट बी समथिंग लाइक पिट ओवर देयर माइट बी समथिंग पिट ओवर देयर, क्योंकि यहां पे ब्रीज है। अब हमने क्या किया, अब हमने परसीव करना है, मतलब यहां पे हम इस तरफ मूव नहीं करेंगे, ना इस तरफ मूव करेंगे ना इस तरफ मूव करेंगे। हम अब हमारे पास नॉलेज बेस में ये चीज ऑलरेडी स्टोर्ड थी कि जब मैं यहां पे था 1 1 पे था तो 1 1 पे ब्रीज तो थी। किस तरफ 1 1 पे हमने किसी तरफ भी ब्रीज या कोई ऐसी चीज फील नहीं की। मतलब when I was at the 1 1 there was a perception there is no danger above this cell and there is no danger to right to this cell. इसी वजह से मैंने रैंडमली इस तरफ मूव किया था। अब जो है मैं यहां से मूव करने की बजाय मैं अब मूव कर रहा हूं ऊपर की तरफ। मतलब मेरे पास हिस्ट्री और हिस्ट्री, क्योंकि नॉलेज बेस इज सॉर्ट ऑफ लाइक अ हिस्ट्री, ये हिस्ट्री भी स्टोर करता है। मैं वापस आ गया कहां पे 1 1 पे। अब 1 1 से मैं ऊपर मूव कर गया किस तरफ, यहां पे मूव कर गया दिस वन। अब जब मैं यहां पे मूव कर गया तो यहां पे मैंने आके देखा कि यहां पे स्टेंच है। अब आप जरा ना यहां पे गौर करना कि यहां पे स्टेंच आ रही है क्योंकि यहां पे वम्पस था। अब ये जो स्टेंच यहां पे आ रही थी, इस स्टेंच का मतलब है कि देर इज अ वम्पस इन एडजेसेंट सेल्स, इन एडजेसेंट रूम्स। मतलब या इसमें, क्योंकि अगर हम इस वक्त यहां पे हैं तो या इस रूम में वम्पस है या इस रूम में है। अब आप जरा गौर करो कि जब हम यहां पे थे हम ये कह के आए थे कि यहां पे कहीं ना कहीं कोई पिट है, या यहां पे है या यहां पे है। अब अकॉर्डिंग टू दैट वन हमें ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे स्टेंच है। स्टेंच का मतलब है कि कोई ना कोई वम्पस की स्मेल आ रही है। अब ये जो वम्पस की स्मेल है, अब ये इस तरफ तो हो नहीं सकती। वाई? बिकॉज हम तो यहाँ पे कह के आए थे कि यहाँ पे कोई ना कोई हमारे पास पी का मतलब कोई ना कोई हमारे पास यहाँ पे पिट है। तो अगर यहाँ पे पिट फॉर श्योर होती जो कि हम 2 1 में कह के आए हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे पिट की ब्रीज वाली स्मेल होनी थी। मतलब यहाँ पे बी भी हमें लिखना पड़ता, जो कि नहीं है। और क्योंकि वो नहीं है सो हम कह सकते हैं कि ये वो एरिया है जिस तरफ वम्पस नहीं हो सकता, बल्कि वम्पस इससे ऊपर वाले एरिया में हो सकता है। वाई? अगर वम्पस यहां पे होता तो जब हम यहां पे थे इस जगह पे, तो फिर डेफिनेट है कि हमें वम्पस की स्मेल यहां पे आती, जो कि नहीं आई। और अब इस वक्त एडजेसेंट क्या क्या है? 1 1 1 3 2 2। सो इट मीन्स 1 1 वॉज ओके। और अब ये ओके है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये वाला जो एरिया है ये वाला भी ओके है। बिकॉज जो ब्रीज यहाँ से आ रही थी वो इट मीन्स कि यहाँ पे नहीं आई। इट मीन्स देयर इज नो पिट ओवर देयर। इसका मतलब है कि हमने जो 2 कंडीशंस लगाई थी कि या पिट इधर है या पिट इधर है, अगर यहाँ पे होती तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें ब्रीज होनी थी। वो नहीं है, इट मीन्स नो पिट ओवर देयर। सो हम कह सकते हैं कि पिट हमारे पास यहाँ पे है। और अगर पिट यहाँ पे है तो इट मीन्स कि स्टेंच जो है वो यहाँ पे है। बिकॉज यहां से अगर स्टेंच की स्मेल होती वो यहां पे आनी थी। सो इट इज ऑल्सो ओके एंड दिस वन इज ऑल्सो ओके। सो उसके बाद हम यहां पे चले गए, और जब हम यहां पे चले गए मतलब अब हम इस वक्त 2 2 पे चले गए हैं। और 2 2 के केस में अगर आप गौर से देखो तो यहां पे हमारे पास क्या चीज है? यहां पे हमारे पास V है। V किसको डिनोट करता है? विजिटेड को। मतलब हमने तमाम जगह पे V लगा दिया। अब यहाँ पे ना कोई ब्रीज हमारे पास है,
ना हमारे पास कोई और स्मेल है, ना हमारे पास इनमें से कोई ऑप्शन भी यहाँ पे नहीं है। मीन्स टू से कि ये वाली चीज़ सेम ऐसे ही है जैसे हमारे पास ये 1-1 था। सो अब हम इस तरफ भी जा सकते हैं, हम इस तरफ भी जा सकते हैं। याद रखना है डायगोनली मूव नहीं कर सकते। और हम इस तरफ भी जा सकते हैं। अगर आप इधर, क्योंकि ये हम ऑलरेडी विजिटेड कर रहे हैं, हमें इसे दोबारा विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। सो मैं यहाँ पे अगर इस तरफ चला जाऊँ, जाने को आप इधर भी जा सकते हो, अगर मैं इस तरफ चला जाऊँ ऊपर की तरफ, मतलब 2-3 में, तो मेरा जो एजेंट होगा वो इस वक्त यहाँ पे है। अब इस जगह पे हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये स्टेंच भी वम्पस की होगी, बिकॉज वम्पस इज देयर एग्जैक्टली एडजेसेंट टू 2-3। और अगर मैं यहाँ पे ये जी देखता हूँ तो मुझे यहाँ पे जी स्टैंड्स फॉर जीज ओवर लाइक ग्लिटर, मतलब गोल्ड। वो क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी गोल्ड था, किस जगह पे, यहाँ पे। सो ये गोल्ड की मेरे पास ग्लिटर मतलब चमक। और साथ मेरे पास बी होगा जो कि ब्रीज है, ये वाला। सो अगर अब इस जगह पे ये ब्रीज भी मेरे पास है, स्टेंच भी है और गोल्ड ग्लिटर भी है, तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि इस तरफ या इस तरफ कहीं ना कहीं पिट है। मैंने दो सेम वैसे ही पी के निशान लगा दिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी गोल्ड पे पहुंच गया हूं। सो आई डोंट नीड टू मूव फर्दर, मुझे आगे एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है। सो अब आपको ये समझ आ गई होगी कि ये कंप्लीट यहाँ पे डिटेल जितनी मैंने आपको बताई है ये सारी यहाँ पे दी हुई है। आप इसको अपने तौर पे पढ़ो और इसको देखो। बस अब ये आपने करना है कि आप इस डिटेल को पढ़ लेना। अब आप ये समझ सकते हो कि व्हाट इज़ अ नॉलेज बेस, हाउ द एजेंट परसीव फ्रॉम द इन्वायरमेंट, और फिर कैसे एक्शन परफॉर्म करता है, कैसे अपनी नॉलेज बेस की हिस्ट्री को सेव करता है। सो नेक्स्ट हम अपने एंटेलमेंट्स और प्रोपोजिशन लॉजिक के ऊपर हमारा लेक्चर होगा। एंड दैट्स फॉर टुडे। थैंक यू।